हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन जो कि पॉलिटिकल साइंस के हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अगर हो तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के आंसर आपको कैसे करने हैं आज की इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, आपका अगर लिखित पेपर है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन को कैसे लिखना है इसको हम आज इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, जैसे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली कितने नंबर्स के होते हैं भाई? सॉरी, नंबर नहीं बल्कि कितने शब्दों में लिखने होते हैं। तो बाबू शब्दों में लिखने होते हैं आपके, शब्दों में लिखने होते हैं आपके कम से कम 100 शब्द के। ठीक है ना, 100 शब्द। अरे भाई 1 मिनट रुकिएगा जरा, थोड़ा सा ये अपनी कहानी पे आ गया भाई। 2 मिनट वेट करिएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ गड़बड़ सी चीजें हैं। अगर 100 शब्दों में आपको लिखना है तो कैसे आप लिखेंगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस देख लेते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चंस क्या है भाई। क्वेश्चंस है हमारा राजनीति विज्ञान का अर्थ। ठीक है, इस पे हमें शॉर्ट नोट्स कम से कम 100 शब्दों में लिखना होता है। 100 वर्ड्स आपके पास कम से कम होने चाहिए। तो राजनीति विज्ञान का चूंकि अर्थ पूछ रहा है इसमें, तो हमें सबसे पहले क्या समझना है भाई। राजनीति विज्ञान, राजनीति, अरे हिंदी नहीं इंग्लिश में लिख देते हैं भाई, इंग्लिश नहीं हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है राजनीति विज्ञान का अर्थ। राजनीति विज्ञान का अर्थ, राजनीति विज्ञान का अर्थ। ठीक है, तो जब राजनीति विज्ञान के अर्थ की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ये समझना है कि राजनीति विज्ञान बेसिकली होता क्या है। तो राजनीति विज्ञान शासन से संबंधित एक विज्ञान है। शासन करने का तरीका इसमें बताया जाता है, ये आप लिख दीजिएगा। और दूसरी बात, राजनीति विज्ञान शब्द का जो उत्पत्ति हुई है ये हुई है बेसिकली यूनान से। कहां से हुई है? यूनान से। ठीक है ना, यूनान में एक शब्द हुआ करता था पोलिस। ठीक है ना, क्या हुआ करता था शब्द? पोलिस। ठीक है, पोलिस। पोलिस जो शब्द हुआ करता था बाबू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इसका इंग्लिश अर्थ मतलब जो बना, इसका इंग्लिश शब्द बना पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल साइंस बना। ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और जो ये पॉलिटिकल साइंस बना इसी का हिंदी अर्थ होता है राजनीति, राजनीति विज्ञान। क्या होता है भाई? राजनीति विज्ञान। लेकिन अब बात आती है कि ये जो पॉलिटिकल साइंस का पोलिस शब्द है इसका अर्थ क्या होता था। तो इसका अर्थ होता था नगर, नगर अथवा राज्य, नगर अथवा राज्य। उस समय छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे यूनान में, और उन्हीं कबीलों को नगर अथवा राज्य कहा जाता था। और उन्हीं का बड़ा स्वरूप आज हम लोगों को राज्य देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो सिंपली हम लोग ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ये कीवर्ड्स हैं जो आपको आंसर लिखने में सहायता करेंगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब सिंपली अगर यहाँ पे अब चूंकि राजनीति विज्ञान का अर्थ ही पूछा है तो सिंपली आप यहाँ से यहाँ तक जान सकते हैं। अच्छा, आप इसके जनक को लिख दीजिए अरस्तु। ठीक है, अरस्तु जो है राजनीति विज्ञान के जनक हैं। और आधुनिक वैज्ञानिक के जो जनक है आधुनिक राजनीति विज्ञान के, वो है आपके मैकियावेली। कौन है भाई? मैकियावेली। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है जो कि आपके आंसर्स लिखने में बहुत काम आने वाली है। चलिए आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका राजनीति विज्ञान की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा जब हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले कुछ परिचय लिखेंगे राजनीति विज्ञान की। राजनीति विज्ञान क्या होता है? अगर सिंपल परिभाषा की बात करें राजनीति विज्ञान की, तो सिंपल परिभाषा में क्या कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान जो होता है राज्य से संबंधित विज्ञान है। राज्य से संबंधित विज्ञान। ठीक है ना, राज्य से संबंधित विज्ञान है। और जो ये राज्य से संबंधित विज्ञान है बाबू, इसी को हम लोग बोलते हैं राजनीति विज्ञान। और ये बेसिकली शासन करने का कार्य करता है, शासन का कार्य देखने का कार्य करता है, या फिर शासन से संबंधित कार्य करता है। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताएं कि इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा अगर किसी विद्वान का परिभाषा आप लोग बताते हैं तो ज्यादा बेहतरीन रहता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अरस्तु जो कि राजनीति विज्ञान के ही जनक है, इन्होंने क्या परिभाषा दिया था? इन्होंने सिंपली परिभाषा दिया था कि जो राजनीति विज्ञान है वो अधिपति विज्ञान है। क्या है भाई? अधिपति विज्ञान है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि ये सर्वोच्च विज्ञान है, सर्वोच्च विज्ञान है। साथ ही साथ इन्होंने कहा सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। क्लियर है? यहां तक की बातें इन्होंने कहा था। दूसरी बात गार्नर ने कहा है, गार्नर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत, ठीक है, ये दोनों
राज्य के साथ होता है, ठीक है ना, राज्य के साथ होता है, मतलब राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होगा। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। अगला पॉइंट्स क्या याद रखना है भाई, गिलक्राइस्ट महोदय हैं, गिलक्राइस्ट महोदय, ठीक है ना, गिलक्राइस्ट। ये क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान जो है, ये जो राजनीति विज्ञान है राज्य से संबंधित विद्या है या फिर राजनीतिक सिद्धांतों की व्याख्या करता है, ठीक है ना, राज्य से संबंधित सिद्धांत की व्याख्या करता है, से संबंधित सिद्धांत की व्याख्या करता है, ठीक है बाबू, सिद्धांत की व्याख्या, ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। अब आपको इस कीवर्ड के सहारे आंसर लिखना है, और वहीं जो बिलोबी महोदय ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार, राज्य तथा शासन से संबंधित क्या है, एक प्रकार की विद्या है कह सकते हैं, या फिर शासन प्रशासन को देखने का कार्य करती है। इतने पॉइंट्स आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन राजनीति विज्ञान का दायरा पूछ रहा है, स्कोप। तो स्कोप जब पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, स्कोप के अंतर्गत शासन आ जाएगा, शासन, राजनीतिक शासन, तुलनात्मक शासन व्यवस्था, तुलनात्मक, ठीक है, इसके अतिरिक्त सिद्धांत आ जाएंगे, सिद्धांत, इसके अतिरिक्त राजनीतिक व्यवहार आ जाएगा, ठीक है ना, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक व्यवहार, ठीक है ना, और संस्थाएं, विचारधारा, ये सब आ जाएंगे। राजनीतिक सिद्धांत, दर्शन, विचारधारा, दर्शन, विचारधारा, संस्थाएं। अब इतना मैं आपको क्लियर कर दूं, फिर आगे बढ़ूं। ये जो राजनीतिक शासन देखने का वर्क होता है ना, राजनीतिक शासन करने का वर्क होता है, ये भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तुलनात्मक राजनीति जो होती है ये भी इसका दायरा है। सिद्धांत जो होते हैं विभिन्न प्रकार के, वो भी राजनीति के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है ना, राजनीतिक के अंतर्गत आ जाते हैं। और वहीं अगर हम बात करें व्यवहार की अगर हम लोग बात करें तो राजनीतिक व्यवहार को भी हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, तो राजनीतिक विज्ञान के दायरे के अंतर्गत ही रखते हैं। राजनीतिक व्यवहार को राजनीतिक दायरा के अंतर्गत रखा जाता है। राजनीतिक दर्शन जो कि एक प्रकार का दर्शन रहता है, और इसको प्लेटो महोदय ने दिया था, ये भी इसके अंतर्गत आ जाता है। विचारधारा तो आप लोग जानते हैं कि राजनीतिक विचारधारा क्या होती है। और वहीं अगर बात करें किसी भी प्रकार की राजनीतिक संस्था, तो ये सब के सब किसके अंतर्गत आ जाती है, ये सब के सब राजनीतिक विज्ञान के दायरे के अंतर्गत आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान की प्रकृति। अच्छा, राजनीति विज्ञान की प्रकृति में कहा गया है कि राजनीति विज्ञान ये विज्ञान है या फिर कला है या फिर दोनों है, ठीक है। तो कुछ विद्वानों ने इसे विज्ञान माना, कुछ विद्वानों ने इसे कला माना, ठीक है, कुछ विद्वानों ने इसे कला और विज्ञान दोनों माना, कला तथा विज्ञान दोनों माना, ठीक है। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसे कुछ भी मानने को तैयार नहीं हुए, कुछ विद्वान इसे कुछ भी मानने को तैयार नहीं हुए। यानी कि राजनीति विज्ञान कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है, कलाओं में सबसे पिछड़ी कला है, सबसे पिछड़ी कला है, पिछड़ी कला, कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। चलिए देखते हैं भाई, विज्ञान किसने कहा, अरस्तु महोदय ने कहा। अच्छा, क्यों कहा अरस्तु महोदय ने इसको विज्ञान, तो अरस्तु महोदय ने इसको विज्ञान इसलिए कहा क्योंकि एक पार्टिकुलर सिद्धांत होता है, ठीक है, एक पार्टिकुलर नियम होते हैं, एक पार्टिकुलर एरियाज होता है जिसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करने का भी क्रम होता है। इसीलिए इसे क्या माना गया भाई, इसीलिए इसे माना गया कि राजनीति विज्ञान एक प्रकार का विज्ञान है। ये प्रकृति की बात कर रहे हैं, प्रकृति में कोई भी प्रकृति इसकी कंफर्म नहीं हुई है कि विज्ञान है कि राजनीति है कि कला है, क्या नहीं है। कुछ विद्वानों ने इसे कला माना, ठीक है। तो कला मानने में कुछ लोगों ने कहा कि ये कला है। क्यों कला है, क्योंकि देखिए शासन को चलाने की पद्धति एक प्रकार की क्या है भाई, कला है। शासन को चलाना एक कला है। प्रतिनिधि जो वोट के लिए जितने भी एक्टिविटी करता है वो भी एक कला है, मतलब मत प्राप्त करने की कला,
ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब कला और विज्ञान दोनों माना, तो ये बेसिकली माना है गार्नर महोदय ने। गार्नर महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान को हम लोग कला और विज्ञान दोनों मानेंगे। इन दोनों चीजों को इंक्लूड करके इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला गार्नर महोदय ने। इन्होंने कहा कि हाँ भाई, ये भी बात सही है और ये भी बात सही है, इसलिए राजनीति विज्ञान अपने आप में क्या है, कला। चल आगे बढ़े जाए। अच्छा, कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कुछ भी नहीं माना और ये भी कहा, इसमें जो है मेटलैंड महोदय को याद रखिएगा, मेटलैंड महोदय को याद रखिएगा, और एक है बकल महोदय, ठीक है ना, बकल महोदय। इन दोनों ने माना, इन दोनों में से किसी एक ने कथन कहा था, किसने कहा था कमेंट करके बताइएगा। इन दोनों के हिसाब से कला नहीं है, और कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। अगर कला भी हम मान लेते हैं राजनीति विज्ञान को, तो सबसे बेकार की कला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। एक कला के रूप में राजनीति, एक कला के रूप में राजनीति की अगर हम लोग बात करें, और पॉलिटिक्स इज द आर्ट, तो इसको बेसिकली कुछ विद्वानों ने कला माना है। और कैसे कला माना है? राजतंत्र जब हुआ करता था तब भी वो भी एक कला के हिसाब से ही चलता था। मतलब राजा के पास वो कलाएं होती थी, वो तरीके होते थे, जानते थे कि कैसे राज को चलाना, इसलिए चला लेते थे। और साथ ही साथ जब लोकतंत्र आया, तो लोकतंत्र में भी देखा गया कि जनता को कैसे लुभाया जाए, जनता को लुभाने की कला, जिसे हम लोग बोलते हैं वो पब्लिसिटी प्राप्त करना, ठीक है ना। और दूसरी बात, मत प्राप्त करने की कला, ठीक है ना। एक प्रतिनिधि के पास होती है जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, और वही जो शासन व्यवस्था को चलाना है, वो भी एक प्रकार की कला है। शासन व्यवस्था को चलाने की कला, शासन चलाने की कला, ठीक है। तो ये सारी चीजें चूंकि एक शासन व्यवस्था को चलाने के लिए राजनीति के अंतर्गत आ जाती हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसे, इसीलिए राजनीति को कला कहा जाता है। राजनीति को कला कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजनीति विज्ञान की उपयोगिता, ठीक है ना। तो राजनीति विज्ञान की उपयोगिता की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत बढ़िया से है। जैसे पहला उपयोगिता क्या है? हमें शासन की समझ होती है, शासन की समझ, ठीक है, ठीक है, शासन की समझ, ठीक है। दूसरी बात, राजतंत्र की समझ, लोकतंत्र की समझ, ठीक है। उसके बाद शासन लोकतंत्र की समझ, मताधिकार का समझ, ठीक है। चौथा हो गया, पांचवा राजनीतिक अधिकार की समझ, ठीक है। और सामाजिक अधिकार की समझ, ठीक है। और भी अन्य चीजें, ये सब क्या है? इसकी उपयोगिता है। राजनीति विज्ञान की क्या है? ये सब की सब उपयोगिता है, ठीक है। और भी विभिन्न प्रकार के आप लिख सकते हैं बनाकर। इसके अंतर्गत 2-2 4-4 लाइन लिख दीजिए, हो जाएगा आपका क्वेश्चन कंप्लीट। राज्य का अंत कैसे होता है भाई? सबसे पहली बात, संप्रभुता का खंडन, ये लिख दीजिएगा। इसके बारे में 2-4 बातें कि संप्रभुता का खंडन कैसे होता है। राज्य के 4 तत्व होते हैं, वो होते हैं जिनमें से एक संप्रभुता होता है, ये नहीं होता, इसलिए राज्य का खंडन हो जाता है। दूसरा, उत्तराधिकार का अंत, ठीक है।
उत्तराधिकारी अगर कोई नहीं रह जाएगा तो राज्य को चलाने का काम कौन ही करेगा, ठीक है ना। अगर उत्तराधिकारी नहीं रह जाता है तो राज्य को चलाने का काम कौन कर सकता है। अगर ऐसे भी आ जाता है तो ये भी आपका क्या हो जाता है, एक तरीके से राज्य का अंत हो जाता है, ठीक है। चलिए तीसरी बात शासन की प्रतिकूल पद्धति, ठीक है, शासन की प्रतिकूल पद्धति, ठीक है ना। और सबसे लास्ट बात, अगर कोई राज्य किसी के अंतर्गत आ जाता है, संप्रभुता का खो देना ही उसे कहते हैं। तो संप्रभुता का ही खंडन अलग चीज होता है, समाप्ति अलग की समाप्ति, ठीक है। अगर ये भी कंडीशंस आ जाता है तो भी हमारे पास जो राज्य है उसका अंत हो जाता है, जो कुछ भी राज्य है उसका अंत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजनीति विज्ञान का इतिहास से संबंध। तो देखिए राजनीति विज्ञान का इतिहास से संबंध क्या है भाई। तो सबसे पहले हम लोग बात करें इतिहास की, ठीक है, और राजनीति की, ठीक है। तो जो राजनीति विज्ञान है और जो इतिहास है इसमें संबंध वही है जैसा कि लॉर्ड एक्टन महोदय ने कहा है। लॉर्ड एक्टन, अरे एक मिनट, इतिहास है कि समाजशास्त्र है बाबू? इतिहास, ओहो इतिहास से संबंध, समाजशास्त्र अभी बाद में बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पे अगर हम बात करें इतिहास की और राजनीति विज्ञान की, ठीक है, राजनीति विज्ञान की, ठीक है। तो इन दोनों में संबंध क्या है बताना है। तो इन दोनों में संबंध वही है जैसा कि लॉर्ड एक्टन महोदय ने कहा है। लॉर्ड एक्टन इन्होंने कहा है कि नदी है, यह है इतिहास, क्या है, इतिहास, ठीक है। और इसमें कण है जो कि है राजनीति, ठीक है, जो कि है राजनीति। नदी में कण की तरह राजनीति है, नदी में कण की तरह राजनीति है। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से नदी में सोने के कण बहते हैं या फिर रेत के कण बहते हैं, उसी प्रकार से इतिहास में राजनीति बहती है, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया राजनीति विज्ञान का पहला संबंध, इतिहास से शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। इतिहास से राज्य की विभिन्न पद्धति देखने को मिलती है और इतिहास से घटनाओं का जानकारी मिलता है, घटनाओं की जानकारी मिलती है जो राजनीति के बारे में बताती है, राजनीति के बारे में बताती है, ठीक है। ये शासन पद्धति की जानकारी इतिहास से मिलती है। राज्य की विभिन्न शासन, ओहो देखिए, राज्य की विभिन्न शासन पद्धति, राज्य की विभिन्न शासन पद्धति, ये भी इतिहास से देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिकली हमें कहां से प्राप्त होती हैं, इतिहास से प्राप्त होती है। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब यहाँ पे इतिहास नहीं रखेंगे, अब हम यहाँ पे समाजशास्त्र रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे भाई, समाजशास्त्र, समाज शास्त्र, ठीक है ना, शास्त्र। समाजशास्त्र की बात करें तो इतिहास का समाजशास्त्र से गहरा संबंध है। तो आप याद रखिएगा गहरा संबंध, ठीक है। क्या याद रखिएगा, गहरा संबंध, ठीक है, गहरा संबंध, ठीक है। अच्छा, जहां राजनीति है वहां समाज होना अनिवार्य है, क्योंकि समाज में राजनीति का विकास होता है, समाज में राजनीति का विकास होता है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि राजनीतिक पक्ष बताती है और समाज सामाजिक पक्ष बताता है, और चूंकि दोनों मनुष्य के ही एक पक्ष हैं इसलिए इनका संबंध गहरा हो जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट,
राजनीति तथा समाज एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो ये जो है संबंध है राजनीतिक और समाज विज्ञान के अंतर्गत, इन दोनों का एक दूसरे का संबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजनीति का मनोविज्ञान से संबंध। तो राजनीति और मनोविज्ञान, ठीक है। राजनीति मताधिकार की बात करता है, राजनीतिक अधिकार की बात करता है, शासन व्यवस्था की बात करता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो राजनीति होता है मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है, राजनीतिक व्यवहार, जिसे हम लोग व्यवहारवाद बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये सामान्य व्यवहार, मनोदशा बेसिकली जो मेंटलिटी होती है उसका अध्ययन करता है। और चूंकि ये सब एक ही मानव के पक्ष हैं, इसलिए राजनीति विज्ञान का मनोविज्ञान से भी संबंध गहरा होता है। बात समझ में आ गई? इसीलिए मानव का जो संबंध होता है इससे भी होता है, उससे भी होता है, इसीलिए इन सबों का भी गहरा संबंध होता है। जब तक आपकी मनोदशा सही नहीं रहेगी तब तक आप किसी भी अधिकार का प्रयोग सिंपल तरीके से नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान की अध्ययन की पद्धतियां। तो राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन की पद्धतियां है बाबू, वो बेसिकली 3-4 हैं। कौन है? 3-4। पहली पद्धति है आगमनात्मक, दूसरी पद्धति है निगमनात्मक, इसे दार्शनिक पद्धति भी कहा जाता है, दार्शनिक या फिर पारंपरिक पद्धति। और तीसरी पद्धति है सादृश्यात्मक, ठीक है। इसके अंतर्गत आ जाता है पर्यवेक्षण, अवलोकन, ठीक है ना, पर्यवेक्षण हो जाता है, अवलोकन हो जाता है, और भी विभिन्न प्रकार की चीजें आ जाती है, ठीक है। इसके अंतर्गत पर्यवेक्षण हो जाता है। पर्यवेक्षण का मतलब समझ रहे हैं? प्रयोग करना, अवलोकन करना, और भी सारी चीजें, ठीक है ना। ये आगमनात्मक के अंतर्गत आ जाती हैं। और ये विशिष्ट चीजों को सरल करके दिखाते हैं, सरल करते हैं। और ये सरल चीजों को विशिष्ट करते हैं, ठीक है। सरल चीजों को विशिष्ट करते हैं। और ये जो होता है सादृश्यात्मक, ये बेसिकली क्या होता है? सादृश्यात्मक ये राज्य की तुलना अन्य संस्थाओं से जब की जाती है तो उसके अंतर्गत रखा जाता है। राज्य की तुलना अन्य संस्था से, ठीक है, क्लियर है? राज्य की तुलना अन्य संस्था से करता है। बात समझ में आ गई बाबू? यहां तक की चीजें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी होंगी। 11 नंबर क्वेश्चंस का आंसर ऐसे आपको प्राप्त करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका प्रयोग की विधियां या फिर प्रायोगिक विधियां। तो प्रयोग की विधि जो होती है राजनीति शास्त्र में, प्रयोग की जो विधि होती है बेसिकली उसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले विधियां हैं, उन विधि के बारे में जानना पड़ेगा। विधि जान लेते हैं, डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। फिर प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद रिस्पॉन्स आएगा यानी परिणाम निकलेगा। फिर परिणाम का अवलोकन होगा या फिर विश्लेषण होगा, ठीक है ना, विश्लेषण होगा, क्लियर है। और जब विश्लेषण होता है, विश्लेषण के बाद निष्कर्ष निकलता है। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रयोग की विधियां यानी कि राजनीति शास्त्र में यूज की जाती हैं। राजनीति शास्त्र में ये सब चीजें यूज की जाती हैं
और निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है। विधि कौन कौन सी विधि है भाई, प्रयोग की जो भी विधि होगी उसको लिख लेना है, और डाटा तैयार करना है, डाटा क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, परिणाम, ये सब चीजें क्या है एक तरीके से राजनीति विज्ञान में प्रयोग की जाने वाली विधियां। फिर निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। फिर अच्छा, इसमें बेसिकली हम लोग विचारधारा पढ़ते हैं, विचारधारा, सिद्धांत पढ़ते हैं, सिद्धांत, ये दो चीजें पढ़ते हैं। इन सभी के बारे में ये सब चीजें होती हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक तरीके। ऐतिहासिक तरीके क्या होते हैं बेसिकली, तो गिलक्रास्ट महोदय ने बताया है कि इतिहास कैसे स्रोत के रूप में कार्य करता है, और वहीं अनुभव की बात की जाती है, जैसे इतिहास एक तरीके से स्रोत के रूप में कार्य करता है, ठीक है, गिलक्रास्ट महोदय ने कहा। फिर अनुभव, अनुभव इतिहास में जो भी कोई बात हुई उसके आधार पे नए शासन की पद्धति किस प्रकार से डिफरेंस है, या फिर पुराने पद्धति से नई पद्धति किस प्रकार से डिफरेंस है, ठीक है ना। ऐतिहासिक तरीके हैं, स्रोत हो गए, ऐतिहासिक तरीके हो गए, एक तरीके से नई पद्धति को जन्म देना, नई पद्धति को जन्म देना, ठीक है, और पुरानी पद्धति छोड़ना, पुरानी पद्धति को छोड़ना, ठीक है, बात समझ में आ गई। पुरानी पद्धति को छोड़ना, अनुभव करना, अनुभव के आधार पर सारी बातें बताना, ठीक है ना। इसके अलावा राजनीतिक संस्था बनाने के बजाय, इसके अलावा यह भी कहा गया कि राजनीतिक संस्था बनाने के बजाय, राजनीतिक संस्था बनाने के बजाय, विकसित करना आवश्यक है, विकसित करना आवश्यक है, ठीक है। राजनीतिक संस्था बनाने के बजाय उसको विकसित करना आवश्यक है, ये बातें कही गई, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। स्रोत के रूप में कैसे कार्य करेगा, अनुभव कैसे करते हैं लोग, फिर नई पद्धति कैसे लेकर के आते हैं, नई पद्धति कौन सी होती है, पुरानी पद्धति को क्यों छोड़ा जाता है, इन सभी के बारे में आपको कुछ न कुछ बातें लिख देनी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तुलनात्मक विधियां। तुलनात्मक विधि में बेसिकली ये द्वंद्वात्मक विधि हम बताए थे पिछले क्लास में, वहीं से संबंधित है। तुलनात्मक विधि एक विचारधारा को दूसरे विचारधारा से तुलना करना, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जैसे मार्क्सवाद का व्यक्तिवाद से तुलना, ठीक है। शासन की पद्धति का तुलना, आगमनात्मक से निगमनात्मक तुलना, ठीक है। ये बेसिकली आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तुलनात्मक विधियां कौन कौन सी हैं, तो ये सब विधियां हैं जो एक तरीके से शासन पद्धति में भूमिका निभाती हैं, ठीक है। अवलोकन विधि को मतलब ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व, वही तुलना करने का जो सिस्टम होता है, एक तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है, जाना जाता है, समझा जाता है। इसमें अनुभव बहुत काम आता है, अनुभववाद, ठीक है ना, अनुभववाद को इसमें बढ़ावा मिलता है, ठीक है। अनुभव से समझ करके उसको ऑब्जर्व करके कि कौन सी विधि सही है, कौन सी विधि सही नहीं है, उसके अंतर्गत लिखा जाता है। अब विभिन्न प्रकार की विधियां लिख दीजिए, जैसे आगमनात्मक विधि, उसके बाद निगमनात्मक विधि, और उसके बाद सादृश्यात्मक विधि, उन सभी को लिख दीजिए यहाँ पे और समझिए, जानिए कि उसमें क्या लिखना है। आगमनात्मक में हमने बताया सिंपल करना, निगमनात्मक में कठिन करना, ठीक है ना, या फिर विशिष्ट करना, ठीक है। दार्शनिक पद्धति क्या होती है भाई, दार्शनिक पद्धति बेसिकली एक तरीके से अंतरात्मा के साथ चलती है। दार्शनिक पद्धति ये जो है आत्मा से संबंधित है, आत्मा से संबंधित माना जाता है। इसमें वही चीजें है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात आ जाती है, ठीक है। और जो दार्शनिक पद्धति होती है, इसके सबसे बड़े समर्थक जो हैं वो हैं आपके प्लेटो महोदय। और ये जो दार्शनिक पद्धति है बेसिकली इसको निगमनात्मक भी कहा जाता है, निगमनात्मक, ठीक है।
क्लियर है भाई, क्लियर है ये सब बातें? ये सब बातें पॉइंट्स को आप एडजस्ट करते चलिए और इसी पॉइंट्स के आधार पे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी हो गए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण या फिर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद होता क्या है? तो वर्तमान समय में राजनीति में, नीति में व्यवहारवाद को महत्व दिया जाता है। इसमें मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो उत्तर व्यवहारवाद आता है, अच्छा मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन, किस व्यवहार के? राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सभी व्यवहारों का अध्ययन करके उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। तो व्यवहारवाद बेसिकली ये होता है। इन सभी के आधार पर जो है शासन पद्धति भी बनाई जाती है। बात समझ में आ गई? और तरह तरह के और भी निष्कर्ष दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहारवाद के फायदे और नुकसान। देखिए फायदे क्या है, फायदे इधर लिख लेते हैं, नुकसान क्या है? फायदे कि अधिकारों को जानना, व्यवहारवाद का अध्ययन जब करेंगे तो फिर उनके अधिकार वगैरह सब कुछ पता चलते जाएंगे। ठीक है ना। पद्धति को जान पाना, पद्धति जो जैसे अगर हम व्यवहारवाद का अध्ययन कर लेते हैं उसके आधार पे कौन से शासन पद्धति लागू करनी है, लोकतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक और भी सारी चीजें। ठीक है ना। इसके अलावा फायदे क्या होते हैं भाई? नई पद्धति की खोज, नई पद्धतियों की खोज। अगर हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो मान के चलिए कि मनुष्य का व्यवहार कुछ ऐसा है कि हमें न तो लोकतंत्र शासन लागू कर सकते हैं न तो राजतंत्र, तो कुछ नया तंत्र लागू करना पड़ेगा। तो ये सब इसके फायदे हैं। नुकसान क्या है भाई? पुराने विधि की अवहेलना। ठीक है, और जो नई पद्धति होगी आसानी से न लागू कर पाना, आसानी से न लागू होना, जो नई पद्धति होगी आसानी से न लागू होना। ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये सब चीजें जान लीजिए। अब मान के चलिए कि आपकी कितने हेडिंग हो गए? 1 2 3 4 5 हेडिंग हो गए और पांचों हेडिंग में कुछ ना कुछ लिख दीजिए, आपका 100 शब्द पूरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका इतना ही क्वेश्चंस था और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मुझे लगता है कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है भाई, देखा जरा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद क्या है भाई? उत्तर व्यवहारवाद ये एक प्रकार की व्यवहारवाद की ही जैसे अपडेटेड मेथड है, अपडेटेड मेथड। तो ये जो व्यवहारवाद का अपडेटेड मेथड है ये क्या है? तो ये व्यवहारवाद का बदला हुआ रूप है, व्यवहारवाद का बदला रूप। ठीक है ना, पहली बात। तो आप इसमें लिखेंगे कि व्यवहारवाद का बदला रूप एक तरीके से नई विधि है। ठीक है ना। बुद्धिजीवी को सभ्यता का एक तरीके से व्यवहारवाद बताता है, उत्तर व्यवहारवाद बताता है। उत्तर व्यवहारवाद बुद्धिजीवी को सभ्यता को बढ़ावा देना चाहिए, सभ्यता को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, नई विधि लागू करना चाहिए, नई विधि लागू करना। ठीक है, नई विधि को लागू करना चाहिए। ठीक है, ये भी पॉइंट्स है आपका। एक पॉइंट्स और याद रखिएगा, सुधार, नई दिशा, वास्तविक क्रांति। सुधार भी मिलेगा देखने को, जो पुरानी विधि थी, सुधार और नई दिशा देखने को मिलेगी। तो नई प्रकार की क्रांति, नई क्रांति भी देखने को मिलेगी, नई क्रांति देखने को मिलेगी। और एक विशेष उपलब्धि देखने को मिलेगी उत्तर व्यवहारवाद। अगर इस उत्तर व्यवहारवाद को देखें तो इसकी उत्तर व्यवहारवाद की बेसिकली ये विशेषता है। बदला हुआ स्वरूप, बुद्धिजीवी को सभ्यता को बढ़ाना है,
नई विधि को लागू करना है, सुधार करना है, नई दिशा में जाना है, नई क्रांति लानी है, विशेष उपलब्धि ये हमारे लिए होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय की अवधारणा। न्याय क्या होता है भाई? न्याय है, न्याय के तो कई पक्ष हैं, जैसे अरस्तु महोदय ने वो क्या बोलते हैं, प्लेटो ने न्याय की अवधारणा दी है, तो प्लेटो ने यही कहा है कि भाई जो वास्तविकता है वही न्याय है। ठीक है ना। वास्तव में न्याय क्या होता है? वास्तव में न्याय होता है कि जो गलत होता है उसको सुधारना। ठीक है, ये होता है न्याय का अवधारणा। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की न्याय की अवधारणा दी है। प्लेटो ने दिया है कि भाई जो वास्तविकता है, वास्तविकता की बात की है प्लेटो ने। ठीक है ना। अच्छा, यदि बात करें, ये प्लेटो महोदय के हैं, यदि बात करें हम उनकी रूसो महोदय की, तो इन्होंने सामान्य इच्छा की बात की है। किसकी बात की है? सामान्य इच्छा की। ठीक है ना। तो कुछ और भी विद्वानों को आप देख लीजिएगा कि न्याय की अवधारणा में और विद्वान किस तरीके से अपनी बात रखते हैं, विशेष करके उनका जो परिभाषा होता है, परिभाषा डेफिनेशन, ये जरूर देख लीजिएगा न्याय की अवधारणा से संबंधित। ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए करते रहिए तैयारी। नेक्स्ट क्लास फिर से आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।